नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। दालमंडी इलाके के चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की सक्रियता तेज हो गई है। शहर के व्यस्तता में ऐतिहासिक दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की सक्रियता तेज हो गई है। बुधवार को राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम दालमंडी पहुंची और इलाके का विस्तृत सर्वे किया। इस दौरान टीम ने सड़क चौड़ीकरण की संभावनाओं, प्रभावित भवनों का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रशासनिक टीम के पहुंचते ही स्थानीय व्यवसायियों में हलचल मच गई। कई दुकानदारों ने अपनी शंकाएं अधिकारियों के समक्ष रखी। अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि चौड़ीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी और किसी को भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत सड़क दोनों ओर से लगभग 17 मीटर चौड़ी की जाएगी। प्रस्तावित भवन मालिकों को सर्किल रेट के दोगुने दर पर मुआवजा देने की तैयारी है। संयुक्त सर्वे के दौरान एडीएम सिटी, एडीएम फाइनेंस और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई तय की जाएगी। दालमंडी के घनी आबादी और व्यावसायिक महत्व को देखते हुए प्रशासन चौड़ीकरण के साथ साथ यातायात सुगम बनाने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की भी योजना बना रहा है। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि अगर चौड़ीकरण संतुलित ढंग से हुआ तो यह क्षेत्र व्यापार के साथ ही शहर के यातायात तंत्र के लिए भी एक बड़ी राहत साबित होगा। बुधवार को सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने जनसुनवाई किया। राज्य महिला आयोग के सदस्य गीता विश्वकर्मा ने बुधवार को वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में जनसुनवाई किया। इस दौरान जिले के विभिन्न इलाकों से आई महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता और सहानुभूतिपूर्वक सुना गया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों का निस्तारण शीघ्र और पारदर्शी तरीके से किया जाए। जनसुनवाई में आए अधिकतर मामले राजस्व से संबंधित पाए गए, जिनमें भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और संपत्ति विवाद प्रमुख रहे। आयोग के सदस्य ने कहा कि इन प्रकरणों में अधिकारियों को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। घरेलू हिंसा के मामलों पर बोलते हुए गीता विश्वकर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी महिला की शिकायत को हल्के में न लिया जाए। यदि किसी थाने से महिला निराश लौटती है या हमारे यहाँ दोबारा शिकायत लेकर आती है तो संबंधित थानेदार और चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि न्यायालयों में छोटे भूमि विवाद और मुआवजा मामलों का निस्तारण वर्षों तक लंबित रहता है, जो पीड़ित पक्ष के लिए कष्टकारी है। इसलिए न्यायालयों से अनुरोध है कि ऐसे मामलों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर शीघ्र निस्तारण किया जाए। किसी भी थाने में और जो पीड़ित महिलाएं जाती है संबंधित थानों में, तो कोई भी अधिकारी उनके साथ अभद्रता से बात ना करें, क्योंकि जो भी ये अधिकारी अगर जो अभद्रता से बात करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। बात की जाए तो बनारस में ऐसे कई थाने हैं जहाँ ग्रामीण महिलाएं जाती हैं, लेकिन वहाँ पर सुनवाई नहीं होती। अभी आपके पास एक मामला आया था, ठाए की बात कर रही थी महिला जी। इस तरह के थानेदारों को और किस तरह के दरोगाओं को क्या कहेंगे? मैंने अभी बात किया है, उनकी शिकायत भी मैंने किया है। एसपी साहब सामने बैठे हैं और हमारी मैडम भी बैठी हैं। मैंने शिकायत किया है, अगर जो ऐसा बोले हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप पीड़ित महिला जाती है तो आप उसके सामने ऐसे बात नहीं कर सकते। गैर लाभकारी संगठन एनपीओ से संबंधित आयकर प्रावधानों की जानकारी से संबंधित आयकर जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में मंगलवार को मजहर अकरम आयकर आयुक्त छूट लखनऊ के दिशा निर्देशों पर डॉक्टर प्रीति सिंह अपर आयुक्त छूट लखनऊ के मार्गदर्शन में आयकर अधिकारी छूट वाराणसी समीर कुमार श्रीवास्तव के द्वारा गैर लाभकारी संगठन एनपीओ से संबंधित आयकर प्रावधानों की जानकारी के संबंध में एक आयकर जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन आयकर विभाग वाराणसी के सभागार में किया गया। समीर कुमार श्रीवास्तव आयकर अधिकारी छूट वाराणसी ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से गैर लाभकारी संगठन एनपीओ के छूट के लिए फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा एवं छूट से संबंधित प्रक्रिया, अनुपालन एवं जागरूकता के पहलुओं पर चर्चा किया। संजीव कुमार सक्सेना उप आयकर आयुक्त छूट लखनऊ के द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से छूट से संबंधित गैर लाभकारी संगठन एनपीओ द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों पर चर्चा किया गया। अंत में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रीति सिंह अपर आयकर आयुक्त छूट लखनऊ के द्वारा गैर लाभकारी संगठन एनपीओ के द्वारा दिए गए छूट एवं समय से फॉर्म दाखिल करने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की ओर से श्री नीरज सिंह, बार एसोसिएशन की ओर से श्री सौरभ श्रीवास्तव एवं विभिन्न संगठनों से जुड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीमती जमुना शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए एवं आभार व्यक्त किया। स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए होने वाले 5 दिवसीय आयोजन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में 5 दिवसीय स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। काशी जोन एडीसीपी टी शरवण व दासमेत एसीपी
मंदिर पहुंचे और एडीसीपी ने मंदिर के महंत शंकरपुरी से मुलाकात कर भक्तों के दर्शन और आने जाने वाले मार्गों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरों की भी जानकारी ली। इसके अलावा कुछ सुझाव भी मंदिर प्रशासन को लोगों को दिया गया है। काशी का अति प्राचीन रुद्रा मंदिर है, यहाँ 16 मई के कपाट खुलते हैं 3 दिन के लिए। इस बार 5 दिन के लिए माता अन्नपूर्णा का कपाट खोला जा रहा है। इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से अधिकारी लोग आए और यहाँ बैठ के मीटिंग की और कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए, जैसे कैमरे हर कोने से एंगल होना चाहिए, आने वाले पब्लिक बड़े बड़े बैग कोई लाता है तो उसके ऊपर निगाह रखना, और मंदिर प्रशासन के वॉलंटियर और एवं पुलिस प्रशासन सभी लोग मिलकर आने वाले पब्लिक के लिए सहयोग करेंगे और उनके लिए दर्शन कराएंगे। दर्शन कराने के बाद माता जी का यहाँ से खजाना प्राप्त करेंगे और अपने गंतव्य के लिए जाएंगे, जिससे उनके घर में बरकत हो। 18 तारीख को सुबह मंदिर के कपाट खुले जाएंगे और 22 तारीख तक कपाट खुले रहेंगे। उसी के सिलसिले में मीटिंग हो रही थी। सुरक्षा की दृष्टि से जो कुछ हो सके उसके लिए दोनों मतलब मंदिर प्रशासन और सुरक्षा कर्मचारी जो भी हैं हमारे प्रशासन, जिला प्रशासन के तमाम लोग अधिकारीगण मिल के बैठ के बात हुई, चर्चा हुई और एक अच्छी मीटिंग हुई। और आगे पब्लिक को दर्शन मिल जाए और खजाना मिल जाए, सबसे बड़ी दोनों लोगों की यही प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी उनको खजाना मिले और अपने गंतव्य। 25,000 के इनामी पशु तस्करी गिरोह के सरगना सुनील यादव उर्फ राजू शंकर को लंका पुलिस ने 6 लोगों के साथ गिरफ्तार किया। लंका पुलिस ने पशु तस्करी गिरोह के सरगना सुनील यादव उर्फ राजू शंकर यादव समेत 6 लोगों को बुधवार गिरफ्तार किया है। सुनील यादव पर पुलिस प्रशासन ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार लोगों में गैंग लीडर सुनील यादव उर्फ राजू शंकर यादव, भोला यादव, सत्यपाल सिंह, शुभम भारती, रतनलाल राजभर और तुलसी प्रसाद हैं। यह गैंग गोवंशी पशुओं की तस्करी कर बिहार राज्य में वध हेतु बेचने का कार्य करते थे। इनमें शुभम भारती चितईपुर थाना क्षेत्र के टिकरी, रतनलाल राजभर रोहनिया थाना क्षेत्र के खनाव को पहल नुआव मंडी से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद गैंगस्टर और भेलूपुर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी छोटी पटिया के सुनील यादव उर्फ राजू शंकर यादव, नेवादा सुंदरपुर के भोला यादव उर्फ विजय शंकर यादव, मिर्जापुर जिले के अरौरा थाना क्षेत्र के बैरमपुर के सत्यपाल सिंह और कैमूर भभुआ बिहार के जमालपुर पतेली निवासी तुलसी प्रसाद को बजबजा रोड से गिरफ्तार किया गया। तुलसी प्रसाद लंका थाना क्षेत्र के नारायणपुर डाफी में रहता है। पुलिस ने बताया कि गैंग के खिलाफ गैंग चार्ट अनुमोदित किया जा चुका है। इनके विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राजकुमार, उप निरीक्षक गौरव मिश्रा, रविशंकर राय, हरनारायण व अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पूर्व में एक गो तस्करी का मुकदमा थाना लंका पे दर्ज हुआ था, जिसमें भारी संख्या में गोवंश बरामद किए गए थे। उसी से संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद ये उन पर इनाम भी घोषित था। ये कुल 6 अभियुक्त थे। एक सराहनीय कार्य करते हुए थाना प्रभारी लंका हैं, इनके नेतृत्व में 6 अभियुक्तों को जो 25,000 के इनामिया थे, एक साथ पहले 2 की गिरफ्तारी इसमें हुई, फिर उन्हीं की निशानदेही पे आज सुबह 6 की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो कि एक सराहनीय कार्य लंका पुलिस द्वारा किया गया। कैंट जीआरपी ने 200 खोए और चोरी गए मोबाइलों को बरामद कर उनके स्वामियों को सौंपा। दिवाली से पहले यात्रियों को वाराणसी कैंट जीआरपी ने दिया खोए और चोरी हुए मोबाइल को बरामद कर तोहफा, तो यात्रियों ने जीआरपी टीम का आभार जताया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए कैंट जीआरपी प्रभारी ने बताया कि पूर्व में हुई करीब 200 मोबाइलों की चोरी को उन यात्रियों को जो दूसरे पैसों से यात्रा करते हैं और अपने प्रदेश में वह लोग आते हैं, ट्रेनों में या स्टेशनों पर जो मोबाइल गुम हो गया था, उन मोबाइलों को हम लोगों ने बरामद करके दीपावली से पूर्व उनको उपहार स्वरूप वितरित किया। मोबाइल पाकर लोग बहुत खुश हुए। कुल 200 मोबाइल बरामद हुए जो यात्रियों को दिए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई गई है। लगभग 25 से 30 लाख रुपए मोबाइल कीमत बताई गई है। मोबाइल मालिकों में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तक यहाँ यात्रा करने के लिए जो लोग आते हैं उनको मोबाइल दिया गया। उन्हें बुलाकर इस मोबाइल को खोजने में लगभग 2 से 3 महीने लग गए और ट्रेस करने में भी जो भी सफलतापूर्वक मोबाइल मिली हैं और यात्रियों को देखकर हम लोगों को बहुत ही अच्छी अनुभूति प्राप्त हो रही है। वहीं पर यात्रियों का कहना है कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी खोई हुई मोबाइल मिलेगी, लेकिन कैंट जीआरपी पुलिस को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी सरलता और सुगमतापूर्वक हम लोगों की जो खोई मोबाइल थी उसे वापस दी गई। यात्रा करने वाले यात्रीगण होते हैं, इनके जो मोबाइल गुमशुदा और चोरी हो जाते हैं, उन्हीं में से 200 मोबाइलों को प्रभारी निरीक्षक वाराणसी कैंट और उनकी टीम के द्वारा जो है बरामद किया गया है।
उन्हीं मोबाइलों को कोर्ट के आदेश के बाद उनके स्वामियों को वितरित किया गया है। मेरे हस्बैंड का मोबाइल खो गया था लगभग 6 महीने पहले। हम लोग तो उम्मीद खो चुके थे कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये जीआरपी कैंट बहुत मेहनत की, सच में बहुत मेहनत किया, वरना खोया हुआ मोबाइल ट्रेन से कोई आदमी छीन के लेके भाग गया था। यहाँ से जब फ़ोन गया तो मुझे बहुत खुशी मिली कि कम से कम इतनी पुलिस के ऊपर जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि नहीं, पुलिस के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। बुधवार को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में किसान उत्पादक संगठन संगम 2025 का आयोजन किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में 15 अक्टूबर बुधवार को किसान उत्पादक संगठन FPO संगम 25 का आयोजन ABI परियोजना के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BL मीणा, ACS उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यह गोष्ठी सब्जी उत्पादन में क्रांति लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि खेती में बीज प्रतिस्थापन की दर बहुत कम है, अतः फसलों की पुरानी किस्मों को नई किस्मों से प्रतिस्थापित करना समय की मांग है। उन्होंने बताया कि सरकार की क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत 125 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर DS पांडे ने सब्जियों के बीज उत्पादन में राष्ट्रीय बीज निगम और FPO के योगदान को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि मिर्च काशी अनमोल का बीज उत्पादन सिकंदराबाद में बड़े स्तर पर कराया जा रहा है तथा मटर काशी नंदनी, काशी उदय, लोबिया काशी कंचन, काशी निधि, भिंडी काशी लालिमा, पालक काशी बारहमासी और सतपुतिया काशी खुशी का बीज उत्पादन भी किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि सब्जियों के क्षेत्रफल में 4 गुना, उत्पादकता में 3 गुना और उत्पादन में 12 गुना वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश देश के कुल सब्जी उत्पादन का 16% उत्पादन कर प्रथम स्थान पर है। संस्थान ने 33 सब्जी फसलों में 129 किस्में विकसित की हैं। टमाटर काशी तपस, काशी अद्भुत 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अच्छी उपज देती है और कलमी साग की खेती बीज से कम पानी में मई-जून में भी की जा सकती है। बैंगन काशी उत्सव, पालक काशी बारहमासी, सेम काशी बौनी सेम, पंखिया सेम, गाजर काशी कृष्ण और बासमती सुगंध वाली नेनुआ का बीज उत्पादन FPO के लिए अधिक लाभकारी होगा। अमित जायसवाल उपनिदेशक कृषि वाराणसी ने कहा कि 95% किसानों की जोत 1% से भी कम है, अतः FPO को शक्ति पोर्टल से जोड़कर CSR फंड का लाभ लेने की आवश्यकता है। सुभाष कुमार जिला उद्यान अधिकारी वाराणसी ने बताया कि सरकार सब्जियों और मसाला फसलों के बीज उत्पादन हेतु 24,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सब्सिडी देती है। 2 तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ जिसमें डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर PM सिंह, डॉक्टर अर्चना सान्याल और डॉक्टर सुदर्शन मौर्य ने बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण और व्यवसायीकरण पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर 110 FPO के निदेशकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा 2 नए FPO ने संस्थान के साथ सब्जी बीज उत्पादन के लिए अनुबंध किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीरज सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आनंद बहादुर ने किया। अपनी मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया। बुधवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने कुलपति से वार्ता की। उनकी मांग थी कि विश्वविद्यालय में लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक व्यक्ति जिसका नाम अभिलाषा काशी है, जिसने विश्वविद्यालय के छात्रावास में नशीली पदार्थ, अवैध असलाह और विश्वविद्यालय के प्रवेश में दलाली करने का कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति का विश्वविद्यालय में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए, पर कुलपति ने ऐसा कार्य नहीं किया। इन सभी मामलों को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने अभिलाषा काशी का विरोध किया और मांग की कि जो व्यक्ति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम पर विश्वविद्यालय को बदनाम करने का कार्य कर रहा है, साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उपलब्ध है। अभिलाषा काशी द्वारा विश्वविद्यालय और प्रधानमंत्री जी के नाम को खराब करने का काम हो रहा है। हम सभी छात्र कुलपति महोदय से अभिलाषा काशी का विश्वविद्यालय प्रवेश वर्जित की मांग करते हैं। हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो यह धरना लगातार चलता रहेगा। धरने में प्रमुख रूप से जतिन पटेल, रविंद्र पटेल, सुमित सिंह, रोहित शानू, नमन पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। के अंदर बाहरी लोगों को प्रवेश वर्जित किया जाए और ऐसे लोगों जो संगठन के नाम पे, जो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, भाजपा के नाम पे यहाँ कैंपस के अंदर दलाली कर उनको संगठन से बाहर निकालने का काम किया जाए। शिकायत आप लोगों ने की? इसकी शिकायत हमने कुलपति महोदय से बोली। हम लोग बोले हैं कि कैंपस के अंदर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को खराब करने का काम कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम को खराब करने का काम कर रहे हैं, जो BJP के नाम को खराब करने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। पर हमारे कहीं ना कहीं कुलपति महोदय और प्रॉक्टर महोदय किसी के दबाव में आकर ऐसा काम करने से डर रहे हैं। उनको डर है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए, उनको डर है कि कैंपस के अंदर ऐसा बवाल ना हो जाए या उनके ऊपर उंगली ना उड़ जाए। इसलिए अपने डर में आके कोई कार्रवाई करने के ऊपर ऐसे व्यक्ति पर अपने आप जन कल्याण परिषद द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।
अध्यक्षीय उद्बोधन में गंगा साहब पांडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। वे अपनी निष्ठा व लगन के कारण एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने देश के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक तंगी से जूझते हुए अपनी पढ़ाई अखबार बेचकर पूरी की। लोग आज भी उन्हें मिसाइल मैन व जनता के राष्ट्रपति के रूप में मानते हैं। हम सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वक्ताओं में एसपी श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कवि सम्मेलन में रचनाकारों ने अपनी काव्यांजलि प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख रूप से कवियों में काव्य पाठ किया सर्वश्री देवेंद्र कुमार पांडे, प्रताप शंकर दुबे, रामजतन पाल, आनंद कृष्ण मासूम, गणेश सिंह प्रहरी, दिनेश दत्त पाठक, सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध, भुलक्कड़ बनारसी, डॉक्टर सुशील पांडे, संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर पुष्पेंद्र अस्थाना, सुषमा मिश्रा, सत्यम कुमार मिश्रा, फायर बनारसी आदि रचनाकारों ने अपने काव्य पाठ को किया। कार्यक्रम का सफल संचालन संस्था के प्रदेश महासचिव सिद्धनाथ शर्मा ने व धन्यवाद ज्ञापन शमशुल आरफीन साहब ने किया। तुम कहते थे गिरने का मतलब है चलने का पहला सबक सीखना। तुम कहते थे गिरने का मतलब है चलने का पहला सबक सीखना। तुम कहते थे अपने काम को खूब लगन से करो, पहली विजय के बाद चुप होकर मत बैठो, लोग यह न समझ बैठे कि तुम्हारी विजय सिर्फ एक किस्मत की बात। नमामि गंगे द्वारा पूजन निर्माल्य को गंगा नदी में न बहाने के संदेश के साथ मणिकर्णिका घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। दीपावली के पूर्व और बाद में अक्सर लोग घर में पूजन किए गए प्रतिमाओं और पूजन सामग्री को गंगा में विसर्जित कर देते हैं। बुधवार को मणिकर्णिका घाट पर गंगा और उसकी सहायक नदियों में घर की बची हुई बासी पूजन सामग्री और गंदगी को विसर्जित नहीं करने का संदेश देकर नमामि गंगे ने नगर निगम के साथ गंगा तट पर सफाई किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और वाराणसी नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे निर्मल गंगा अभियान के तहत नमामि गंगे के स्वयं सेवियों व नगर निगम कर्मचारियों के साथ जर्मनी से पधारे विदेशी पर्यटकों ने भी गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए मणिकर्णिका घाट पर लोगों को जागरूक किया और सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि आमजनों के जागरूक होने से ही गंगा को निर्मल बनाया जा सकता है। स्वच्छता की अपील के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री का अपना महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन पूजन सामग्रियों के इस्तेमाल से घर में सुख समृद्धि लाई जा सकती है। इन सामग्रियों को नदियों में बहाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मियों और सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, यह खुद की भी जिम्मेदारी है। हम अपनी सोच बदलें, स्वच्छता हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, संजय द्विवेदी, नगर निगम कर्मचारी श्याम बाबू, लक्ष्मीना, अंजू, सोनी कर्मा आदि शामिल रहे। दिवाली और दिवाली के बाद, पूर्व और बाद में किसी भी प्रकार की कोई सामग्री, कपड़े, अन्य जो धार्मिक प्रायोजन में प्रयुक्त हो चुकी सामग्रियां जो आपके लिए बेकार हैं, उसको गंगा में छोड़ कर न जाएं और गंगा में समर्पित करके न जाएं। यह नमामि गंगे और नगर निगम की तरफ से आपसे निवेदन है कि स्वच्छता बनाए रखने में सहयोगी बने। और आज हमारे साथ विदेशी पर्यटकों ने भी इस स्वच्छता अभियान में सहभागिता की है और उनके द्वारा भी यही संदेश दिया गया है। और ये जो हम लोग सेवा करते हैं, हमारे द्वारा भी यही संदेश है कि गंगा के किनारे कोई गंदगी न हो। वेदिका फाउंडेशन एवं महिला दिव्यांग उत्थान सेवा ट्रस्ट द्वारा असहाय महिलाओं एवं बच्चों में भोजन व फल वितरित किया गया। वेदिका फाउंडेशन एवं महिला एवं दिव्यांग उत्थान सेवा ट्रस्ट द्वारा असहाय महिलाओं एवं बच्चों में भोजन और फल वितरित किया गया। वेदिका फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना शुक्ला ने बताया कि हमारी संस्था का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को मदद करना है। आज हमने यहाँ पर सीखा के नेतृत्व में बच्चों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम रखा। जो आजकल क्राइम हो रहा है उसमें बच्चे न फंसें, आत्मसुरक्षा कैसे किया जाता है, आत्मसुरक्षा के लिए बच्चों को जागरूक रखने का यह कार्यक्रम रखा गया है। और उन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। जैसे आजकल मोबाइल को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। पेरेंट्स को भी हमने बताया कि इसको जैसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसके पीछे न पड़ें। हमारी संस्था गरीब लड़की की शादी में भी सहयोग करती है और जिससे कि जो बच्चे माँ बाप पढ़ा नहीं पाते उन बच्चों का वे सहयोग करते हैं। जो भी बच्चों की ज़रूरतें होती हैं उसको लेकर हमारी संस्था पूर्ण सहयोग करती है। ऐसा कार्य हम लोगों के द्वारा हमेशा किया जाता है। यही हम लोगों के कार्यक्रम करने का उद्देश्य भी है। समाज में कोई भी पढ़ने से वंचित न हो या फिर किसी के लड़की की शादी के लिए कोई सहायता हो तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना शुक्ला, राष्ट्रीय सचिव सुनील, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, आयोजन शिखा वर्मा, जिला अध्यक्ष नेहा पांडे, प्रदेश अध्यक्ष रीता पटेल, राष्ट्रीय संघ अध्यक्ष कमलेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा पटेल
आशा गुप्ता, अमरावती पटेल, महामंत्री गुड़िया रस्तोगी मौजूद रहे। हमारी संस्था का उद्देश्य है हर ज़रूरतमंद की मदद करना। आज हमने यहाँ पे शिखा जी के ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किया था, जिसमें बच्चों का कुछ प्रोग्राम रखा था। यहाँ बच्चों को जागरूक करने के लिए हम लोग ने प्रोग्राम रखा है कि बच्चे जो आजकल क्राइम हो रहा है कि बच्चों उस क्राइम में न फंसे, कि आत्म सुरक्षा कैसे किया जाता है। इसमें हमने आत्म सुरक्षा के लिए बच्चों को जागरूक किया और उन लोगों को जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बताया। जैसे आजकल मोबाइल को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी हमने ये बताया कि इसको जैसे थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दें ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसके पीछे न पड़ें। सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट ने हमारे आदर्श कार्यक्रम के तहत चौबेपुर क्षेत्र के 9 विद्यालयों और नगरीय क्षेत्र के 3 विद्यालयों में 50 महानायकों के चित्रों के पोस्टर लगाए। आजादी के महानायकों तत्कालीन समाज सुधारकों से बच्चों को परिचित कराने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट ने हमारे आदर्श श्रृंखला के तहत चौबेपुर क्षेत्र के 9 विद्यालयों एवं नगरीय क्षेत्र के 3 विद्यालयों की कक्षाओं में 50 महानायकों के चित्रों के पोस्टर लगाए हैं। इसमें प्राथमिक विद्यालय दुर्गवा, कुर्सियां, भगवानपुर, टेकुरी, सरैया, दुबान बस्ती सहित सुभाष इंटर कॉलेज चौबेपुर, लक्ष्मी शंकर इंटर कॉलेज राजवारी, पश्चिम वाहिनी कन्या इंटर कॉलेज सोनबरसा, केंद्रीय विद्यालय BHU, भारतीय निकेतन विद्यालय ईश्वरगंगी आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम के बारे में संस्था के समन्वयक बल्लभाचार्य पांडे ने बताया कि इसमें बच्चों को आज़ादी के महानायकों और उस समय के समाज सुधारकों के बारे में जानने के प्रति रुचि बढ़ेगी। चित्रों पर नाम, जन्मतिथि और पुण्यतिथि अंकित की गई है, जिससे इन अवसरों पर अध्यापक कक्षा में बच्चों को इन महापुरुषों के बारे में अवगत कराएंगे। उक्त विद्यालयों के शिक्षकों ने संस्था के प्रयासों की सराहना की है। इस कार्य में प्रदीप सिंह, अमर बहादुर यादव, धनंजय त्रिपाठी, रवि सिंह, दीपक यादव, संजय सिंह, डॉक्टर इंदु पांडे सहित सभी विद्यालय के शिक्षकों ने सहयोग प्रदान किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।